प्राइमर से रिलेटेड जो ब्लास्ट सर्च टूल है दैट इज प्राइमर ब्लास्ट। सो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके जी, ये स्क्रीन अब आपके सामने आ गई है। इसमें एक पूरा फॉर्म है ये, और उस फॉर्म को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो चाहिए होंगी इसको रन करने से पहले। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर हम जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी तलाश करेंगे किस तरह से हम लेंगे। अच्छा जी, इसमें देखें, हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्राइमर्स डिजाइन करने हैं। तो इसमें हम डीएनए का सीक्वेंस देंगे, यानी सपोज किसी जीन को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उस जीन का सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। उस जीन का सीक्वेंस हमें पता होगा, तब हम उसके प्राइमर्स डिजाइन कर सकेंगे। सो ये जरूरी है। उसके बाद बाकी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इस पहली प्री रिक्विजिट को पूरा करना चाह रहे हैं। सो ये सीक्वेंस हमें कहाँ से मिलेगा? ये सीक्वेंस भी हमें इसी वेबसाइट से मिल सकता है, यानी जो एनसीबीआई की वेबसाइट है उसी से हम लेंगे। हम इसके होम पेज को दोबारा से ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं किसी भी जीन को, यानी कोई भी जीन हो सकता है। सपोज हम सर्च करते हैं जी HSP90। HSP90 हमने सर्च कर लिया। अब इसमें डेटा बेसिस हैं। जनरली सर्च करेंगे तो वो आपको दोनों तरह से मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। जनरली अगर सर्च करेंगे तो वो आपको हर डेटाबेस में जो भी आउटपुट आई है वो दिखाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सर्च करेंगे तो वो उसी डेटाबेस से आपको दिखाएगा। तो इसमें डेटाबेसेस देखें कौन कौन से हैं। डिफरेंट असेंबली है, बायो प्रोजेक्ट, बायो सैंपल बुक एंड मैनी अदर। देन देयर इज जीन। हमें जीन चाहिए, हम इस जीन पे जाएंगे। या अगर आप श्योर नहीं है कि वो जीन है, आप सिंपल न्यूक्लियोटाइड कर सकते हैं। तो वो जीन के सीक्वेंस या जीन इंफॉर्मेशन के बगैर कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें भी आपको सर्च करके दे देगा। So for the time being, we click over here in this nucleotide module, nucleotide database, and then go to search. अच्छा, इन जितनी देर में ये सर्च होता है इतनी देर में मैं आपको डेटाबेस यानी ऑल डेटाबेसेस की सर्च करके भी दिखाता हूँ। जैसे ऑल डेटाबेसेस हैं, इसमें भी हमने ऐसे ही लिख दिया HSP90। अब देखते हैं कि ये क्या आउटकम देगा और वो पहले वाला क्या आउटकम देगा। ये देखें, अब ये ऑल डेटाबेसेस में सर्च किया तो इसने हमें क्या बताया है कि लिटरेचर में ये कितनी बार ये कहाँ कहाँ मौजूद है। किसी एक पे डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे बुक शेल्फ पे करेंगे तो वो आपको 302 रिजल्ट्स दे रहा है। इसी तरह से जीन में ये डिफरेंट इसने बता दिया है। फिर प्रोटीन के डिफरेंट डेटाबेसेस में उसने बता दिया, फिर जीनोम्स में बता दिया, इसी तरह से डिफरेंट। और इसने जो हाईलाइट करके दिया यहाँ पे वो किया है ये जीन। एक्चुअली ये जीन है एक। सो ये उसने अपने एल्गोरिदम्स के मुताबिक बताया कि आप जो सर्च करना चाह रहे हैं एक्चुअली वो जीन है, और ये उसने हमें एक लिंक दे दिया इसका। सो ये तो था ऑल डेटाबेसेस में। हमने दूसरा सर्च किया था न्यूक्लियोटाइड्स में। तो न्यूक्लियोटाइड यानी स्पेसिफिक डेटाबेस में जब सर्च करेंगे तो वो इस तरह से रिजल्ट हमें देगा। न्यूक्लियोटाइड्स में सर्च किया, वो हमें यहाँ पे दे रहा है, इसने ऑल टाइप्स के हमें दे दिए। अब हमें तो प्लांट्स का चाहिए। ये जो इसने फर्स्ट हमें दिया है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट इज फ्रॉम ओराइजा सैटिवा HSP90। ओके, हम इस पे क्लिक करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये जीन का सीक्वेंस है, mRNA सीक्वेंस है। ओके जी, इसके सीक्वेंस को अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें आप। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अंदर अ, हमने पढ़ा था कि स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक
जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। क्या कहते हैं? ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, यानी कि ये वो रीजन है जिसको रीड करके ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब वो डीएनए की फॉर्म में होता है, यानी कि आरएनए बन गया, तो उसे हम कहते हैं सीडीएस। सीडीएस भी कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम भी कहते हैं, सीडीएस भी कहते हैं डीएनए की फॉर्म में। सीडीएस यानी कि कोडिंग सीक्वेंस। अब ये जो जीन है ना, इसमें 1 से लेके 2731 तक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन इसका जो सीडीएस यानी ओपन रीडिंग फ्रेम है, वो सारे का सारा नहीं है, वो यहां पे ये हाईलाइट नजर आ रहा है आपको अब? तो ये जो रीजन है दैट इज कोडिंग सीक्वेंस। उसके अलावा जो रीजन है, ये इसे हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। सो एंड वाला जो होता है पोली ए टेल वाली साइड वाला, वो 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है। और जो पहले वाला होता है वो 5 प्राइम होता है, ये वाला, ये 5 प्राइम है। सो अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमें ये भी पता चल गया कि इसमें सीडीएस कौन सा है, इसके साथ इस इन्होंने यहाँ पे प्रोटीन का सीक्वेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोटीन का सीक्वेंस भी है। तो लेटर ऑन जितना हमें टाइम मिलता जाएगा, आगे आगे हम इसको देखते जाएंगे, प्रोटीन सीक्वेंस को एनालाइज कैसे करना है, इनकी अलाइनमेंट कैसे करनी है वो। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राइमर से रिलेटेड है, तो प्राइमर से रिलेटेड हम चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। सो हमें चाहिए सीक्वेंस, हम ये सीक्वेंस लेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस इस तरह से ना बड़ी ब्लर सी सीक्वेंस है, इसमें नंबर भी आ रहे हैं, सीक्वेंस भी आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फास्टा पे। ओके जी, जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ फास्टा पे क्लिक करने से ये क्लीन सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट सीक्वेंस है, इसमें सिर्फ सीडीएस नहीं है, ये कंप्लीट सीक्वेंस है। गो बैक टू द ओरिजिनल वन। ठीक है, ओके। सो यहां से अब हमने दोबारा क्या करना है, फास्टा पे क्लिक करना है। फास्टा पे क्लिक करेंगे, आपका सीक्वेंस जो है वो इस तरह से आ जाएगा। समझ आ गई? यस सर। ओके। अब हमने इस सीक्वेंस को कॉपी करना है और प्राइमर डिजाइनिंग टूल पे चले जाएं यहां पे। अच्छा, यहां पे अब इसने हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, एंटर एक्सेशन, जीआई और फास्टा सीक्वेंस। अब हमारे पास दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस हैं, जीन आईडी दे दें, एक्सेशन नंबर दे दें, या फास्टा सीक्वेंस दे दें। अब लकीली हमने जो ये फाइल ओपन की हुई है, इसमें हमारे पास सारी चीजें हैं, यानी एक्सेशन नंबर भी है, और जब इसे हम फुल फॉर्म में ओपन करेंगे जीन आईडी भी आ जाएगा, जब पहले हमने ओपन की हुई थी, और फास्टा सीक्वेंस भी है। तीनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, कोई भी एक हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम अब चूंकि हमने सीक्वेंस ले लिए, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस ऐड कर देंगे। सीक्वेंस हमने पुट कर दी। अब इस चीज को थोड़ा सा और इसमें मजीद अंडरस्टैंडिंग करें, ये फास्टा सीक्वेंस का मतलब क्या है। फास्टा एक फॉर्मेट है। फास्टा फॉर्मेट स्टार्ट होता है, पहले पहली लाइन जो होती है उसमें उसका नेम होता है। और नेम में क्या होता है जी, पहले ये ग्रेटर का साइन, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंगल्ड ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल एंगल ब्रेक। ब्रैकेट। एंगल्ड ब्रैकेट। सो पहले एंगल्ड ब्रैकेट या ग्रेटर साइन, उसके बाद उसका नेम, जो भी आप नेम रखना चाहें, ए बी सी डी जो भी है। तो यहां पे इन्होंने ये पूरा एक नेम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब तक इसमें चाहे स्पेस दें, जो मर्जी करें, जब तक ये चलती रहेगी, चाहे इसकी 50 लाइनें हो जाएं, 100 लाइनें हो जाएं, ये नेम ही कंसीडर होगा। अनटिल और अनलेस यू प्रेस एंटर बटन और उसकी लाइन चेंज हो जाए, यानी कि पैराग्राफ मार्क आ जाए, नेक्स्ट एंटर करके जब नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, तब वो सीक्वेंस को कंसीडर करेगा। तो इसमें अगर आप गलती करते हैं, मैं इसको ना वर्ड फाइल पे ले जाके आपको दिखाता हूं कि
इसको गलती से किस तरह से बचना है और एरर्स जो होती हैं वो किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। लाइक वी कॉपी इट फ्रॉम हियर। अब ये वर्ड फाइल आ गई, हमने क्या किया, वहां से पेस्ट कर दिया वर्ड फाइल में। ओके, ये अब हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। इस सीक्वेंस में क्या है, ये पहली लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन से सीक्वेंस शुरू हो रही है और ये कंटिन्यूअस चल रही है। तो जब तक ये ऐसे चलती रहेगी ये एक सीक्वेंस कंसीडर होगी। ये नेम, अब आप देखें यहां पे ना, मैं फॉर्मेटिंग ऑन कर लेता हूं तो इसमें ये ना क्यू टाइप आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक। ये क्या है कि ये आपको फॉर्मेटिंग बताता है कि ये लाइन किस तरह से स्पेस है, लाइन ब्रेक हो रही है या पैराग्राफ ब्रेक हो रही है या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखें, पहली लाइन के बाद ये ब्रेक है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एंटर का बटन हम दबाते हैं तो इस तरह से एक ब्रेक आती है। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब तक ये लाइन कंटिन्यूअस चलती रहेगी, सपोज हम ये ब्रेक खत्म कर देते हैं, ठीक है, और स्पेस दे देते हैं। अब क्या है, ये सारे का सारा नेम हो गया इसका। इसकी भी अगर ब्रेक खत्म कर दें, अब ये सारे का सारा नेम हो गया। जब तक ब्रेक नहीं आएगी उस वक्त तक ये नेम कंसीडर होगा। अब अगर हम यहां पे ब्रेक डाल देते हैं तो ये नेक्स्ट जो है ये सारी सीक्वेंस ही कंसीडर होगी, ये नेम कंसीडर नहीं होगी। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फास्टा फाइल का, जिसमें पहले जो है वो नेम की लाइन होती है। नेम की लाइन के बाद आप एंटर का बटन दबा के नेक्स्ट लाइन से उसके सीक्वेंस को शुरू करते हैं और सीक्वेंस में कंटिन्यूअस चलेगा, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे आप सिर्फ एक्सेशन नंबर लिख दें, एबीसी लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो आपका नेम कंसीडर होगा सीक्वेंस का। शर्त क्या है कि उसके साथ ये एंगल्ड ब्रैकेट आनी चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर का साइन आना चाहिए, और उसके बाद एंटर का बटन दबा के उसको नेक्स्ट लाइन से सीक्वेंस स्टार्ट करनी है। समझ आ गई इसकी? सर यस अगर सर। सीक्वेंस में स्पेस नहीं होनी चाहिए तो फिर ये हर थोड़े सीक्वेंस के बाद ब्रेक क्यों लगा हुआ है? हाँ, ये ब्रेक इसका कोई इशू नहीं है। होना नहीं चाहिए, इसको आप क्लीन भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप डिलीट करके ना इसको ब्रेक को खत्म कर रहा हूं। लेकिन ये कोई सेंसिटिव चीज नहीं है, सॉफ्टवेयर इसको कंसीडर नहीं करता। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, सॉफ्टवेयर इसको कंसीडर नहीं करता। सॉफ्टवेयर जो सबसे क्रिटिकली कंसीडर करता है वो ये है कि ये नेम वाली लाइन के बाद ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, और यहां सपोज आप हर लाइन के साथ ऐसे लगा दें, जहां ये लाइन ब्रेक हो रही है ना, आप ये एंगल, इसका मतलब अब ये हर एक अलग से नेम आ गया नया नया। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है आपने बस। ठीक है, समझ आ गई? आगे चलें। यस सर। ओके जी, ये प्राइमर वाली स्क्रीन आ रही है नजर? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब प्राइमर ब्लास्ट पे हमने यहां में ये सीक्वेंस दे दी, और सीक्वेंस देने के बाद इसमें अब इसको रीड करना, देखना है कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन बताई हुई है इसने। कुछ ऑप्शनल चीजें हैं और कुछ एसेंशियल चीजें हैं। सबसे एसेंशियल चीज जो थी वो हमने पुट कर दी है। फिर ये कहता है जी फॉरवर्ड प्राइमर, अगर आप चाहते हैं रेंज दे दें कि जी यहां से लेके वहां तक होना चाहिए प्राइमर, हम इसे रेंज नहीं देते, फिलहाल हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। देन प्राइमर के पैरामीटर्स आप बता सकते हैं, आप अपना प्राइमर डिजाइन किया हुआ इसे दे सकते हैं खुद, कि जी वो आपको एनालाइज करके दे दे। लेकिन हमें तो, हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितना इसका होना चाहिए, क्या प्राइमर होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट साइज, ये बड़ा क्रिटिकल है। ये प्रोडक्ट साइज आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप इसे यही डिफॉल्ट रेंज देते हैं, यानी 70 से 1000 बेस पेयर, तो ये आपको रैंडम दे देगा कुछ भी उसमें से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के प्राइमर्स बना के दे देगा। तो हमें
बड़ा फ्रेगमेंट चाहिए तो हम अपनी मर्जी से फिर चूज करते हैं कितना। सपोज हम कहते हैं जी हमें कम से कम 800 बेस पेयर के चाहिए, हमारी टोटल सीक्वेंस 2700 बेस पेयर से ज्यादा की है, तो हम कह देते हैं जी 1200 बेस पेयर तक हम मैक्सिमम रखते हैं इसको, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं प्राइमर। कितने प्राइमर्स, नंबर ऑफ प्राइमर्स रिटर्न करे, 10 प्राइमर डिजाइन करके दे दे, हम उसमें से बेस्ट चूज कर लेंगे। देन मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर पर ही एनीलिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो वो भी बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए फिर हम उसकी रेंज दे देते हैं यहाँ पे। और कितना डिफरेंस होना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। उसके बाद एक्सॉन इंट्रॉन सिलेक्शन, ये बड़ा क्रिटिकल है, और ये चीज आपने आपको याद होगा हमने स्प्लाइसिंग पढ़ी थी। क्या होती है स्प्लाइसिंग? वो जो नॉन कोडिंग वो रीजन जो होती है एक, वो आरएनए में वो काट करते हैं हाँ, उसको से। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जब हम आरएनए को डील कर रहे होते हैं ना, तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस ये है कि डीएनए में जब कोई जीन का फ्रेगमेंट हम करेंगे एम्पलीफाई, तो उसमें वो इंट्रॉन्स भी एम्पलीफाई होंगे। तो एक जीन अगर आरएनए से एम्पलीफाई कर रहे हैं तो वो शॉर्ट होता है, क्योंकि उसमें से इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। डीएनए से एम्पलीफाई करते हैं तो वो लॉन्ग होता है, बिकॉज उसमें इंट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ये कंसेप्ट समझ आइए आपको? यस सर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंट्रॉन्स हैं, डीएनए में वो फ्रेगमेंट ज्यादा बड़ा होगा, और आरएनए में उसमें इंट्रॉन्स नहीं है, वो शॉर्ट होगा। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल डिफरेंस। अब चूंकि जब हम एक्सप्रेशन एनालिसिस करते हैं रियल टाइम पीसीआर में या किसी सेमी क्वांटिटेटिव पीसीआर में, तो उसमें हम आरएनए यूज करते हैं। आरएनए यूज करके हम उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं प्राइमर यूज करके। अब अगर उसमें डीएनए की कंटेमिनेशन हो जाए, आरएनए एक्सप्रेशन तो डिफरेंटली होता है ना। सपोज एक ऑर्गन में एक्सप्रेशन हो रहा है, सपोज शूट्स में एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है, रूट्स में वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये डिफरेंस होगा। या हो सकता है रूट्स में ज्यादा हो रहा है, शूट्स में कम हो रहा है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं। लेकिन डीएनए तो सब जगह मौजूद है, एक्सप्रेस हो या ना हो, डीएनए मौजूद है। तो अगर डीएनए कंटेमिनेट हो जाता है तो वो तो शो होगा कि वहां मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन को यूज करते हैं, कि हम प्राइमर ऐसे बनाते हैं कि आधा प्राइमर इंट्रॉन पे है, एक एक्सॉन पे है, आधा प्राइमर दूसरे एक्सॉन पे है। ठीक है, जब एक्सॉन, दो एक्सॉन मिला के प्राइमर बन गया, अगर उसमें डीएनए है तो वो आधा तो बाइंड कर जाएगा, और आगे इंट्रॉन शुरू हो गया तो डीएनए में वो बाइंड नहीं करेगा। इसलिए अगर उसके अंदर डीएनए की कंटेमिनेशन है तो वो उसके बावजूद उस डीएनए को एम्पलीफाई नहीं करेगा, सिर्फ इंटैक्ट दो एक्सॉन्स इकट्ठे जो जुड़े हुए हैं उनको वो एम्पलीफाई कर देगा। दिस इज जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन इट, के जैसे मैं अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूं लाइन ड्रॉ करके। जैसे ये एक डीएनए है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये, आप यूं समझ लें कि ये कुछ, ये इंट्रॉन है, ठीक है, फिर ये इंट्रॉन आ गया दरमियान में, और ब्लू वाला जो है वो एक्सॉन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब प्राइमर डिजाइन करने, स्पैनिंग का मतलब क्या है, इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन स्पैन का मतलब ये है कि आप आधा प्राइमर इधर डिजाइन करेंगे, आधा प्राइमर इधर डिजाइन करेंगे, यानी आपका प्राइमर ऐसे है, ठीक है, ये वाला इस एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इस एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
आपका जो आरएनए है वो कैसे होगा? आपका आरएनए ऐसे होगा कंटिन्यूअस। आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं है, रेड वाला रीजन खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। तो आरएनए ऐसे कंटिन्यूअस होगा। आपका जो प्राइमर है, ये हम इसे ना, ये यहां पे पॉइंट लगा लेते हैं, ये जंक्शन है, एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन। तो अब आपका प्राइमर जब बाइंड करेगा आरएनए वाले के साथ, तो वो ऐसे बाइंड करेगा। जब डीएनए पे बाइंड करेगा तो वो इस तरह से बाइंड कर रहा है। अब वो आधा आधा तो नहीं हो सकता, दो फ्रेगमेंट तो नहीं बन सकते उसके। जब वो यहां बाइंड करेगा तो वो उसका आधा हिस्सा बाइंड नहीं करेगा, वो प्राइमर इंटैक्ट नहीं होगा, वो वहां से रिमूव हो जाएगा, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। आरएनए है तो उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। आरएनए मींस कि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो आरएनए का ही अपोजिट होता है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर सीडीएनए है तो वो एम्पलीफाई कर देगा, अगर नहीं है तो वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई आपको? यस सर, आ गया।